viewers. Welcome to the YouTube channel of Life and More. We have with us today author Chandan Pandey, and he has come out with the recent book of Hindi stories that has been translated to English by journalist Shairi Debnath. So we have both Chandan Pandey, the author, and the translator Shairi Debnath with us today. The name of the book is The Keeper of Desolation. This is the book, and it's a book of short stories, which चंदन जी ने इनिशियली हिंदी में लिखा था, जिनका ट्रांसलेशन शायरी ने इंग्लिश में किया है. तो चंदन जी, आप लोग जानते ही होंगे, जो लोग बुक्स में इन्वॉल्व हैं या रीडर्स हैं. ये एक हिंदी के राइटर हैं और इन्होंने अभी तक 4 शॉर्ट स्टोरीज की बुक्स लिखी हैं, 4, और 2 नॉवेल्स भी लिखी हैं. और और काफी सारे अवार्ड्स से इनको सम्मानित किया गया है, जिनमें से एक महत्वपूर्ण अवार्ड है भारतीय ज्ञानपीठ का नवलेखन अवार्ड. नवलेखन ठीक पुरस्कार कह रही हूँ? जी सही. हाँ जी. और शायरी देवनाथ स्क्रॉल की जर्नलिस्ट हैं और ये हिंदी और बंगाली भाषा की बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करती. सो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है. थैंक यू. क्यों? सो चंदन, मैं आपसे शुरू करूंगी. आप MBA हैं मार्केटिंग में और एक MNC में काम करते हैं, तो आपको कैसे समय मिलता है? मार्केटिंग इज एज इट इज अ वेरी हेक्टिक जॉब. सो आप लेखन के लिए कैसे समय निकालते हैं? आई थिंक सबसे डिफिकल्ट सवाल सबसे पहले आ गया. तो समय निकालने का ऐसा है कि कहानियां मैं तब से लिख रहा हूँ जब से मैं BA में था, ग्रेजुएशन में, और तभी से पब्लिश हो रही हैं. तो इस कलेक्शन में भी वे कुछ कहानियां हैं जो उस दौर में पब्लिश हुई थी, अराउंड 2005-06. नौकरी में आने के बाद शुरुआत में तो दिक्कत हुई थी सेटल करने में, लेकिन फिर एक रूटीन बना और जो एक नॉर्मल ट्रेंड है कि लेट राइजर और लेट नाइट जगने वालों का, उसके विरुद्ध जाते हुए मैंने एक अर्ली मॉर्निंग का शेड्यूल अपनाया. जब मैं बंगलोर में होता हूँ तो 3 बजे तक जग जाता हूँ मैं, और उसके बाद अपना लिखने पढ़ने का काम होता है. ये तो रहा एक मीन्स टेक्निकल किस्म की बात. मेन मुख्य बात है कि लिखने की इच्छा थी, इसलिए लिखता गया. आई डोंट थिंक कोई दूसरा एक्सप्लेनेशन है इसमें. अच्छा, तो आप मतलब समय निकाल ही लेते हैं, चाहे जो कुछ भी हो, जितना भी बिजी हो. तो आप बता रहे थे आपकी कहानियां शुरू में छपती थी कहाँ पर? कोई मतलब मैगजीन्स या न्यूज़पेपर्स? जी जी, कहाँ पर? मैगजीन में जो हिंदी की जो बेहतर पत्रिकाएं हैं, जैसे वागर्थ उन दिनों काफी पॉपुलर थी. 2004 में जब मेरी पहली कहानी छपी, तो उसका एक नवलेखन विशेषांक आया था. कलकत्ते से निकलती है वो मैगजीन. अच्छा, ओके. तो उसमें मेरी पहली कहानी छपी. और फिर तद्भव अगेन एक अच्छी पत्रिका है हिंदी की, उसमें कहानी छपी. और ऐसे पहल भी बहुत ही अगर आप लोग हिंदी के बेल्ट को जानते हैं तो पहल वन ऑफ द बेस्ट नेम्स पॉसिबल इन हिंदी लिटरेचर ऐसा है. तो वहाँ पर कहानी छपी मेरी 2 कहानियाँ. उसमें से एक कहानी है इस कलेक्शन में, जंक्शन. तो अच्छी पत्रिकाओं में छपी कहानी. दूसरा क्या रहा कि अगर इसको हम ऐसे देखें कि थोड़ा लकी रहा मैं कि शुरुआत से मुझे लोगों ने पसंद किया, और जितना बड़ा हिंदी का स्फीयर है, छोटा सा है, उसमें भरपूर प्यार मिला. अब मतलब अगर मैंने एक एफर्ट किया होगा तो मुझे 11 लोगों का प्यार मिला, ऐसा. तो आई वाज लकी एनफ इन ऑल दोस थिंग्स. तो लिखने का आपको इंस्पिरेशन कहाँ से आया? कोई आप पढ़ते थे, आपको दूसरे राइटर्स को पढ़ के लिखने का हुआ, या आपकी फैमिली में कोई है लेखक या क्रिएटिव फील्ड में? ये दोनों ही चीजें हैं, लेकिन इससे भी बड़ी चीज है कि
हो सकता है कि परवरिश का मामला होता है, मुझे लगता है कि कोई नस होती होगी जो आजकल की या पहले के ज़माने की जो परवरिश होती है, उसमें अमूमन दबा दी जाती है दिमाग की कोई नस कि आदमी का क्रिएटिव होना खत्म हो जाता है। तो वो चीज़ हमारे साथ नहीं हुई, मैं वहाँ भी लकी रहा। दूसरी बात जो अगेन आपने टेक्निकल सी बात कही कि हाँ, हमारे नाना जी पोएट थे, लेकिन मैंने नाना जी को देखा नहीं था क्योंकि मेरे जन्म के 1 साल पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग दूसरों को पढ़ने की बात जहाँ तक है, बिल्कुल सही है। बचपन से पापा की तरफ से एक एफर्ट रहा कि पढ़ने की तरफ रुझान रहे और वह सिर्फ़ डाँट-डपट वाली बात नहीं थी, बड़ा उनका अपनी सीमाओं में मतलब जिस जॉब में थे वो मैं अभी भी इमेजिन नहीं कर पाता हूँ कि कैसे वे मैनेज करते होंगे सारी चीज़ों को कि अ, किस एज में मुझे नंदन देना है, किस एज में मुझे बालहंस देना है, चंदा मामा देनी है। तो वो सारी चीज़ों को समय से अवेलेबल कराया और दूसरे सिर्फ़ लिटरेचर नहीं, हर तरह की पढ़ाई-लिखाई में उनका बड़ा प्रेशर नहीं था, लेकिन एक कंस्ट्रक्टिव उनका एफर्ट रहता था मेरे डेवलपमेंट के लिए। तो ये कुछ वजहें थी कि धीरे-धीरे मैं क्लास 8th में मैंने पहली बार कोई कहानी ट्राई किया था। अच्छा दूसरी एक बात थी कि घर में वे मैगज़ीन्स जो बच्चों के लिए अमूमन वर्जित होती हैं, वे मैगज़ीन्स कुछ मिल जाती थी। जैसे सरिता वो ओके। बहनों बहनें जो हैं वो सरिता और ये ग्रह मनोरमा, शोभा आती थी। गृह शोभा, ख़ास करके हम्म, त्योहार के मौकों पर क्योंकि मेरी हम्म, अ, छोटी दीदी जो है, मझली दीदी, हम्म, उसको हम्म, नई-नई चीज़ें बनाने का शौक था और बड़ी दीदी को वो स्वेटर की जो डिज़ाइन्स होते हैं, उसका बड़ा हम्म, ये था शौक उसको सीखने का। तो वो जब पत्रिकाएँ आती थी तो दीदी लोग अपने काम की चीज़ निकाल लेती थी और मैं उसमें वो कहानियाँ पढ़ता था, जो मुझे उस समय समझ में नहीं आती थी कि क्या है ये सब। लेकिन धीरे-धीरे उन चीज़ों ने इम्पैक्ट डाला और उन्हें छुप कर पढ़ना होता था, छुपा कर पढ़ना होता था तो उसका इम्पैक्ट डबल हो गया। अगर हो सकता है बहुत खुल के पढ़ना होता, तो शायद उतना प्रभाव ना हम्म, पड़ता। तो उन चीज़ों से एक एक मन में हो सकता है ऐसा हुआ हो। ये कोई मैं इसका स्पेशलिस्ट नहीं हूँ बताने का, लेकिन उससे हो सकता है कि शब्दों के प्रति, वर्ड्स के प्रति मेरा अट्रैक्शन बना हो जो कि बाद में इसका एक दूसरा मैं नज़ीर दूँगा कि क्लास 8th में था तो मेरी स्कूल की लाइब्रेरी में एक नॉवेल था, शिखर और सीमाएँ, शरद कुमार का नॉवेल है ये। तो हम्म, मैंने निकाला और पढ़ लिया। पढ़ लिया तो हम्म। मैंने अपने हिंदी के सर को बताया, जो कि मैं उनको सब बताता था। तो कहे कि अरे! ये तो एडल्ट नॉवेल है। तो मैंने कहा सर अच्छा। पढ़ने के पहले मुझे मालूम था। पढ़ पढ़ने के पहले तो पढ़ने के पहले पता नहीं था, इसलिए पढ़ गया। तो हम्म, ये चीज़ें रहीं, पढ़ने के प्रति एक अट्रैक्शन शुरू से रहा। बाद में जब मैंने हाई स्कूल कर लिया, तो फिर ढूँढ-ढूँढ कर पढ़ना शुरू किया, जिसमें कि प्रियंबद और उसके बाद उदय प्रकाश, इन हम्म, लोगों ने बहुत प्रभावित किया। उदय प्रकाश हम्म, तो मेरे लिए तो जस्ट लीजेंड हैं वो, उनसे मैंने अच्छा। काफ़ी कुछ सीखा। हम्म, तो ऐसे रहा पढ़ने-लिखने का तरीका दौर एक शुरुआत का। हम्म, हम्म। तो ये जो आपकी नई किताब है द कीपर ऑफ डेसोलेशन, जी। इसमें जो कहानियां हैं ये आपकी सारी पुरानी कहानियों का संकलन है या आपकी नई कहानियां भी हैं इस ओवर द इयर्स? बहुत अच्छी बात आपने पूछी। इसमें क्या है कि जो बिल्कुल मेरी शुरुआती कहानियों में से एक है भूलना, जिससे मेरा फर्स्ट कलेक्शन बना हुआ है और एक कहानी है चोट, जिससे मेरा लास्ट कलेक्शन जो अभी आया है, मतलब कीपर ऑफ अच्छा। डेसोलेशन के बाद टेक्निकली वो रिलीज़ हम्म, हुआ है। मैन्युस्क्रिप्ट तो पहले हम्म, चला गया था। तो जो हम्म, पहले क कलेक्शन का टाइटल है, वो भी इस कहानी किताब में है। दूसरे कलेक्शन का भी जो टाइटल जो जंक्शन है, वो भी इस किताब में है। हम्म, हम्म, तीसरे कलेक्शन से कुछ नहीं है क्योंकि वो एक प्रेम कहानियों का कलेक्शन था। हम्म, फिर चौथे में ये चोट, तो वो भी इसका हम्म, संग्रह में है। तो इन्होंने शायरी का मैं कहूँगा यहाँ पे क्रेडिट कि एक हाँ अच्छा जी। इन्होंने सिलेक्शन किया।
या इनको जो पसंद आया उसको उन्होंने रखा उसमें। तो आपने लिखना टेक्निकली लाइक छपना बुक का ये 2021 में शुरू किया? नो 2004 नहीं। माय फर्स्ट स्टोरी अच्छा, वाज पब्लिश्ड इन 2004 जब मैं नहीं वो बीए तो फर्स्ट ईयर में था। मैगजीन्स में, नहीं नहीं, मैं हाँ, बुक्स की बात कर रही हूँ, बुक्स की बात कर 2007 रहे हैं। 7 2007। ओके। जो अभी आपने ओके। अवार्ड का ज़िक्र किया हाँ जी। ज्ञानपीठ का नवलेखन हम्म। पुरस्कार, वो 7 में मुझे हम्म। मिला था। अच्छा अच्छा, जी। ठीक है। तो शायरी पर हम आएंगे। शायरी, यू कंफर्टेबल विद हिंदी? I would rather speak in English. Okay, okay, okay. So tell me, how did you pick and choose the stories? Like he's just appreciated you for your selection of Hmm. stories from his books. How did you, what criteria, did you follow any criteria? No, not really, because I wouldn't say that it was entirely my effort to pick the stories, because my editor at work, Arunava Sinha, was also a very well known translator, and he translates from Bengali. He was in Mhm. touch with Chandan way before, like, I got in touch with him. And Chandan had sent him some of the stories to read, and then Arunava came up to me and he said, there's this Hindi writer, one of his novels has been published, and I have Mhm. around 10 to 12 of his stories, so why don't you read them? And I think this could turn out to be a powerful collection, and maybe we could like put together something and turn it into a book. And it was in certain sense it was a complete project that was sort of just handed over to me, because I was in touch with Arunava and he had these stories ready with him, and he had Chandan's contact, and Chandan and I also share our literary agent, Kanishka Gupta, who represents both of us. So it was sort of, Okay. a match that was already made, and I had the things Mhm. on my hand, and Mhm. I just went for it. Like I had nothing to lose at that point, so I thought, okay, why not give it a try? And so initially, it was a collection of 7 stories from the Mhm. stories that I already those were already shared with him. And then over the years, I think it took us around 2 years to come up with the book as you see it now, right? With the editing and the writing of the manuscript and going back and forth with the edits and everything. And then I remember I had submitted the manuscript, and then Chandan got in touch with me and he said, why don't we include my oldest story, which is Bhulna or Forgetting, which is in English. And I said, Mhm. all right, okay, we should do it. And I Mhm. remember after I'd finished translating that story, which is quite long, I think around 17 or 20 pages. And then he gets in touch Mhm. with me again and he said, maybe we should do Chot also. It is like one of my more recent stories and it could be an interesting collection, interesting addition to the Mhm. collection. And I said, all right, okay, let's do it. Mhm. So now we have Mhm. 9 stories in the collection. And like you said, and like you already said, it's from the very beginning to the most recent. So I think it happened Mhm. very organically, and there was a bit of back Mhm. and forth. That's true, but at no point did I feel, exasperated or tired, or I did not feel like I should give up on the project. I've submitted the manuscript. I don't want to do 2 more stories at this point. I think it Mhm. was just all serendipity. It happened very organically, very naturally. Yeah. You enjoy doing it. I enjoy doing it, yes, but I also Mhm. have a feeling now that when I look back at the stories and whatever I had translated, I feel it was also a lot of beginner's luck, because Chandan's Hindi is very different from the kind of Hindi that I hear around me or that is spoken around me. It's a kind of Hindi which I suppose is confined to certain provinces or certain regions in Hindi speaking world, right? So I think it was also beginner's luck, because like I said, I had nothing to fear and nothing to lose, so I just went for it. But I also suspect that had I taken on this project a few years down the line, I would have been much more reserved and much more, I don't know, not brave in attempting them at all, perhaps, because anyone who's read Chandan in Hindi would agree that the language is very different and very difficult, sometimes quite convoluted, and it takes Mhm. some patience and some time to get through each one of them, not just as a translator, of course, and also as a reader. Yeah.
Hmm. So see, every language has its own nuances, like you said. And Hmm. Hindi Yeah, being Hindi, it is like it changes every few kilometers. The dialect changes. absolutely. Hmm. Hmm. That is that is the reason that makes it more difficult to grasp the hidden meaning of Hindi. Right. Hmm. So how did you manage that? So like when I started translating the stories, I Hmm. just I just started doing it, word for word, sentence for sentence, whatever was present in front of me, I brought it into English to the best of my abilities, and then Hmm. I sent it off to Harper, and then when the editor and I sat down together to go through the manuscript, I remember certain words or certain phrases that were kind of sticking out like sore thumbs, right? She could not make sense of it. And when she Hmm. questioned me about it, I realized, okay, like these are some discrepancies which a regular reader would also have. Like, they wouldn't be able to place it in the context of the language or the English that is being spoken in the text. And Hmm. to clear that kind of confusion, I would have to call Chandan, and then we would talk about it, and he would try to Hmm. explain it to me in Hindi what it means. And then Hmm. sometimes what happens in these cases is you cannot do a direct translation of what the author intends to say in that language, so you kind of tweak it, and you kind of paraphrase it in English and try to explain the or try to write the intended meaning instead of what Hmm. is like on the page, and to bring it directly Hmm. into a different language. If I were to give an Hmm. example, so in the story Junction, right? So there's this word or a phrase called Mohan, right? And at that point, it did not strike me that it could mean something else. So I just literally translated. I thought Mohan, like name we know, right? And I just said, and I wrote Mohan. And then my Hmm. editor, she gets back to me and she's like, "Who is this Mohan person? I can't make sense of it because there's nowhere you have mentioned him, and suddenly there's this odd character in between the story." And I You've thought, explained okay, that maybe, also. yeah. So I You've thought, explained this in maybe, yeah. yes. I thought maybe, okay. Then it struck me, right, that where did this Mohan come from? Because I did not know either. And then I Hmm. called him up and I said, can you please explain what this Mohan business is here? And then he tells me, well, it is kind of a derogatory term which is used for an effeminate man or an emasculated man. And then we had to work that in English to make it, palatable for the English reader. So I think these Hmm. are some interesting examples, and Hmm. the kind of Were there ma- it, yeah. uh, were there many such examples there in the book, in the stories? No, not really, because I think Hmm. Junction is a story which is set in I think, a very rural setting or a very suburban setting, a setting which I'm not very familiar with in my lived Hmm. life and in perhaps what I read also. So that for that story, I think I had to work Oh, extra hard to get my points across. But I think the rest of it was not so difficult. It was difficult, but I was not stuck on any term or any sentence for a very long time. okay, okay. So चंदन जी, आपके पास जब फाइनल ट्रांसलेशन आया, आप you were fine with it? बहुत ज़्यादा। आई वाज़ सैटिस्फाइड लाइक एनीथिंग। मैं बताऊँगा इसमें जो शायरी ने बताया, सो Hmm. थोड़ा-सा जेनरस हो रही हैं, लेकिन येस, कई कहानियों में ऐसे Hmm. रेफरेंसेस हैं। उसके पीछे एक वजह ये है कि Hmm. अब मैं अगर लिखूँ कुछ आगे, तो हो सकता है कि एक पॉल्यूटेड थॉट मेरे मन में हो ट्रांसलेशन को लेकर। लेकिन जब हम लोग शुरू में लिख रहे थे, तो ये सब कोई बात ही नहीं था कि ट्रांसलेशन कोई स्कोप है होगा कभी। या Hmm. हमें उसको ध्यान में रखकर एक लैंग्वेज क्रिएट करना है। क्योंकि सही बात है, अब मोहन को आप देवरिया से निकाल कर गोरखपुर ले जाएँ, तो लोग नहीं समझेंगे। Hmm. लेकिन वहाँ वो जिस गाँव में बोला जा रहा है और उसमें कई टर्म ऐसे हैं, जैसे मुझे याद आ रहा Hmm. है कि एक सिताबी करके भी मैंने लिखा हुआ है उसमें, कि ऐसे लोग जो अब सिताबी का मतलब होता है जल्दी जाना। इसको मीर Hmm. ने यूज़ किया है कि कुछ वे गए सिताबी, कुछ हम भी दे रहे। लेकिन
अब हमारे गाँव में या हमारे गाँव के आस-पास में कैसे होता है यूज़ कि जो हड़बड़ इंसान है, जिसको कि हम्म, रेकलेस कह सकते हैं, जिसको कोई टाइम नहीं है, मतलब किसी भी चीज़ में ठहर के वो कोई काम नहीं कर सकता, उसको वो हमेशा एक जल्दबाजी रहती है जिसको। हाँ, सिताबी नाम दे देते हम्म, हैं कि ओके ये सिताबी है। अच्छा। ओके। ऐसे ही एक शब्द यूज़ किया खपचार, अब वो गाँव में हम्म, चलता है, लेकिन कायदन मुझे लगता है जब शायरी ऐसी कई जगहों पर ये रुकी या हम्म, मुझसे क्रॉस चेक किया, तब मुझे लगा था कि आई शुड हैव एक्सप्लेन्ड कहानी में। हम्म, लेकिन तो फिर कहानी का मीट खत्म कर देता। अगर हम एज़ अ स्टोरी राइटर अगर हम अ, पाठक को ईज़ी खिचड़ी सौंप दें, जिसमें उसको हम्म, कुछ एफर्ट ना करना पड़े, तो फिर मेरे हिसाब से मज़ा खत्म हो जाता है। मुझे लगता है कि नहीं, उसको हाँ, हाँ, वो आप अगर हर चीज को समझाने लग जाएंगे तो वो उसका स्टोरी खत्म हो जाएगी। जी, हम्म, और उसको एफर्ट करने देते हैं, इसलिए नहीं कि वो हमें उसके लिए कुछ पज़ल या मेज़ बनाना है, नो। इसलिए हम्म, कि अगर हम सिर्फ़ अपना ऑब्ज़र्वेशन लिखते हैं, तो सामने वाला उससे हो सकता है कि थर्ड कुछ ऑब्ज़र्वेशन निकाल के लाए, जो हो सकता है मेरे मन में ना हो और बेहतर। और ऐसी कई रीडिंग हुई है मेरी कहानियों की, जो जो लगता ओके। है कि मैंने नहीं सोचा होगा और वो आगे री रीड कर ले जाते हैं। हम्म, भूलना है कि खासकर बात कर लें। हम्म, तो वैसे में मुझे लगा कि कई जगह ये चीज़ें आई, शायरी ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया और ख़ास करके जब ये एडिटिंग पे गया, हम्म, तो रिंता रिंता नाम था ना शायरी? जी, रिनीता बैनर्जी। रिनिता बनर्जी, इन लोगों ने इतना गज़ब काम किया उसपे, टचवुड मैं तो जस्ट अगर अंग्रेज़ी का एक शब्द लें तो मैं फ्लैट हो गया। ऐसी चीज़ों का जैसे अब मुझे एक सीन लिखना है कि एक बड़े क्रूअल केस में अ, पेन किलर दर्द निवारक इंजेक्शन देना है कैरेक्टर को। मैं घर में अपने फ़ादर का वो सब सारा टेक केयर करता हूँ, तो मुझे पता है कि न्यूरोबियान दिया जाता है। मुझे पता है, डॉक्टर स्लिप पे लिखता है, वो हमारे पूरे रीजन में अब देखिए ये तो गाँव नहीं है, ये एक सिटी हम्म, सेटअप है। दवाई का दुकानदार भी उसको न्यूरोबियान बोल रहा है, डॉक्टर भी वही लिख रहा हम्म, है, लेकिन उसके आगे कुछ लिख रहा है जो कि हम नहीं पढ़ते हैं। वो डॉक्टर और प्रैक्टिशनर के बीच की बात है, जो फार्मेसी हम्म, वाले हैं, हमें दवा दिया और हमारे टर्म्स में वो न्यूरोबियान ही आ गया। तो अब क्या होता है कि किसी को भी हम कहीं कुछ होता है, कहीं कोई चिलिक हो गई, कहीं चोट हो गई, तो हम कहते हैं कि न्यूरोबियान का इंजेक्शन ले लो, बहुत जानकार बनते हुए। हम्म, ज़मीन अपनी त्रुटि को कहानी को ट्रांसलेट करते हुए, शायरी ने जब मुझसे हम्म, सवाल पूछा कि ये कैसे हो गया? मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि यस, ये तो होता ही है। हाउ कैन इट बी रॉन्ग? अच्छा। हाँ, तब जब जब मैंने खुद चेक किया, गूगल पे गया और सारी चीज़ों को चेक किया, तो 10 साल पहले कहानी लिखी और अब जाके मुझे हम्म, उसमें ये गैप दिखा। गलती नहीं कहूँगा, एक गैप हम्म, दिखा मुझे, वो मुझे करेक्ट करना चाहिए हम्म। था। तो रियली एडिटिंग टीम ने तो कमाल का काम किया, लाजवाब। विद पासिंग ऑफ टाइम थोड़ी मेच्योरिटी भी आती है ना चीजों को समझने की। एक एज में आप कुछ लिखते हैं और आप वही चीज अगर वही थॉट को लेकर 10 साल बाद कुछ लिखेंगे तो उसमें ऑब्वियस है उसमें चेंजेस होना। मैं आपको बता रहा हूँ, इस पर मैंने एक कहानी लिखी थी, हम्म, धानी, धानी हम्म, करके। तो उसमें क्या होता है कि समहाउ ट्विस्ट एंड टर्न्स ऐसे हैं कि एक एडिटर जो है, वो एक राइटर की कहानी को वापस करता है। ये तुम्हारी कहानी अच्छा, समझ नहीं आई अच्छी नहीं मुझे, है। हम्म, लेकिन टर्न ये है कि वो 10 साल बाद वापस करता है, आफ्टर 10 इयर्स। ओके। तो जब आफ्टर 10 इयर्स वापस करता है, तो राइटर भी पढ़ता है कि अच्छा ये मैंने लिखी है और उसमें वो पाता है कि नो, जो उसने पॉइंट्स उठाए हैं, वो तो बिल्कुल चेंज हो गए हैं। मतलब 10 साल में उसकी समझ ही जैसे एक हम्म, वो प्रेम कहानी है, जिसमें वो हम्म, अ, जो जो नैरेटर है, वो अपनी माँ को विलेन मान रहा होता है कि उसकी वजह से वो खराब हो गया संबंध। लेकिन 10 साल के जो टर्न्स हैं, जो आगे बातें मालूम चली होती हैं, उसमें मालूम चलता है कि नो एक्चुअली माँ ही उसकी तरफ थी, बाकी सब लोग खिलाफ थे। तो इस चीज़ को मैंने आप बिल्कुल हम्म, सही कह रही हैं, समय के साथ हम्म, बदलता है। दूसरी बात क्या होती है कि जब हम हम्म, किसी सीन को लेकर या किसी एंगल को लेकर इतना कमिट कर जाते हैं कहानी में और
ये हुँ, सारा कुछ कमिटमेंट है। मैं बताऊँ आपको, ये मैं शुरू से एक शब्द बार-बार यूज़ कर रहा हूँ, टेक्निकल। तो कहानी हुँ, लिखना, हुँ, कविता लिखना टेक्निकल मामला नहीं है। टेक्निकैलिटी से हुँ, आप 1-2 कहानी लिख ले जाएँगे, 2-4 कहानी हुँ, मैक्सिमम। लेकिन लाइफ़ लॉन्ग अगर ये आपका पैशन है, तो उसमें आपका कमिटमेंट कमिटमेंट वो टेबल पे बैठने वाला कमिटमेंट नहीं। हुँ, कमिटमेंट टुवर्ड्स द कैरेक्टर एंड कमिटमेंट टुवर्ड्स द प्लॉट लाइन। हुँ, वो इतना हुँ, कभी-कभी शार्प हो जाता है या इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि दूसरी चीज़ें फिर आपके लिए गौड़ हो जाती हैं, सेकेंडरी हो जाती हैं। बाद में, बहुत बाद में, जैसे मेरी एक कहानी है कवि, कवि को भी इन्होंने हुँ, ट्रांसलेट किया है। उसमें 1-2 पॉइंट ऐसे मुझे मिले कि वो अपने आप में एक कहानी हो सकते थे। अगर मैंने उसको डेवलप करता बाद में, तो सेपरेटली कहानी हुँ, बन सकते हुँ, थे, लेकिन उस कहानी को लिखने के क्रम में वो एक पासिंग रेफरेंस बन के रह गए। तो हुँ, बिल्कुल ऐसा हुँ, होता है समय के साथ। तो हुँ। समय एक इतनी बड़ी चीज़ है। हाँ जी। ये भी है ना कि अगर आप एक पर्टिकुलर कैरेक्टर या पर्टिकुलर थॉट के प्रति कमिटेड नहीं होंगे, तो आप उस थॉट के प्रति जस्टिस नहीं कर पाएँगे। ये भी बात है ना। यकीनन, यकीनन। हुँ। अच्छा, आपकी कोई और बुक अभी आप ट्रांसलेट करवाने वाले हैं? कुछ कुछ आपने सोचा है शायरी के लिए? कुछ और बुक भी है? ये तो जब किताब मेरी पूरी हुई, हुँ, तो शायरी जी की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है हुँ, हुँ। कि वो सही समय पे सही बात करती है। ओके। तो जब मेरी किताब का सारा अनुवाद पूरा हुआ और मैं उसी खुशी में हूँ कि अब किताब का अनुवाद हो गया, बट शी रोट मी अ हुँ, मैसेज कि हुँ। नेक्स्ट प्रोजेक्ट पे हम लोग काम करेंगे। और तब मुझे याद आया कि हाँ। अच्छा, मुझे आगे भी कुछ अभी लिखना होगा। तो ट्रू। अभी क्या है कि ये जो हुआ, ये इस किताब का अनुवाद, मैं फिर से कहूँगा कि ये प्लान्ड वे में कतई नहीं था। ये तो हुँ, जैसे बताया इन्होंने, ये रियली अरुणावा जी की वजह से ये संभव हुआ। हुँ, और हुँ, मैंने तो हुँ, उनको अपनी कहानियाँ मेल करके भूल गया था। मेल करके हुँ, भूल चुका था मैं। हुँ, और इसके पहले अभी जो चीज़ें जितने अच्छे तरीके से ट्रांसलेशन पे काम हो रहा है, ख़ास करके जैसे इन्होंने अरुणावा जी का नाम लिया, और इस पर हमें हुँ, थोड़ी बात करनी चाहिए, शायरी को आपको हुँ, हम हुँ। लोगों को मिल कर। हाँ जी, हाँ जी। अभी ये पिछला कुछ सालों का दौर इतना अच्छा रहा है कि अब वैसी चीज़ें भी ट्रांसलेशन का रोशनी देख पा रही हैं, जो अदर लैंग्वेजेज़ का, जहाँ पे हमें लगता था कि ये तो संभव ही नहीं है। मतलब हमें कौन जानता है? वो एक नुसरत साहब का एक लाइन है कि तेरी आशिकी से पहले हमें कौन जानता था। तो अब मैंने 2007-8 में एक किताब की दुकान पर देखा कि एक लॉन्ग शॉर्ट्स शॉर्ट रिमेम्बरेंसेस कुछ ऐसे करके किताब का नाम था। तो राइटर का नाम था उदय प्रकाश। तो मुझे लगा कि अच्छा, ये हिंदी वाले उदय प्रकाश ही हैं, और बिल्कुल वही थे। हुँ, हुँ, लेकिन वो गैप इतना ज़्यादा था मेरे मन में, या जो कि ये सोचना कि उनकी कहानियों का अनुवाद होके अंग्रेजी में भी हम पढ़ देखेंगे, ये थोड़ा-सा एक हुँ, हुँ, डिस्टेंट थॉट था। अभी वो हुँ, उतना डिफ़िकल्ट नहीं रहा, लोग अभी बहुत एफ़र्ट कर रहे हैं, और इसमें मुझे लगता है कि तो उसमें सबसे बड़ा जो क्रेडिट मैं देख पा रहा हूँ, और मैं इसको लिखता हूँ बाकायदा, कि अरुणावा सिन्हा ने जो एक सी चेन जिसको बोलते हैं, अकेले वन वन मैन आर्मी का जो पूरा मीनिंग उस आदमी ने बदल दिया है, हुँ, वो हुँ, आर्मी से अलग एक दूसरे फील्ड में। और फिर हुँ, अभी गीतांजलि श्री वाला जो अनुवाद हुआ, हुँ, इन लोगों ने ट्रांसलेशन पे खास करके हिंदी और जो अदर लैंग्वेज बांग्ला, या फिर वो पेरुमल मुरुगन के ट्रांसलेशन जो हुए तमिल से इंग्लिश में, तो इन चीज़ों से काफ़ी काफ़ी हेल्प मिल रहा है एक दूसरे लैंग्वेजेस को जानने समझने का, या उसमें होने वाले हुँ, चीज़ों का। हुँ, इसके पहले जब हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो उस वक़्त हुँ, हुँ, स्पेनिश साहित्य अंग्रेजी में और रशियन साहित्य हुँ, हिंदी में उपलब्ध था। दूसरा कुछ हाँ मिलना जी, बड़ा मुश्किल था। स्पेनिश में हाँ, भी मार्केस मार्केस और बोर्केस के कारण हमें ईज़िली हुँ, अवेलेबल थी हुँ, कुछ चीज़ें, अदरवाइज़ वो भी नहीं था। अब ऐसा नहीं है। ख़ास करके न्यू हुँ, डायरेक्शन और इन लोगों ने इतनी सुंदर चीज़ों को सामने ला के रख दिया है, कि अब लगता है कि हुँ, ये एक पूरी ज़िंदगी पढ़ने के लिए कम है, अच्छे साहित्य को। हुँ, हुँ, तो हुँ, इधर एक अच्छा काम ये हो रहा है। मैंने जहाँ से अपनी बात हुँ, की थी मैं बताऊँ,
कि ये किताब हो गई या इसके पहले वाली किताब भी, इसके पहले वाली किताब भी हम्म, मेरी ट्रांसलेट हुई लीगल फिक्शन, तो उसमें भी जो हम्म, ट्रांसलेटर हैं उन्होंने जब 45% 50% कर लिया, तब मुझे बताया कि मैं ऐसा कर रहा हूँ, तो आप आगे कहीं प्रोजेक्ट मत करना। ओके। डू यू ऑल्सो राइट शायरी? My day job at Scroll is I'm a book journalist, so I write about हाँ, books and I review books, I interview authors, and I write opinion pieces sometimes. And yeah, that's what my writing other than translation extends to. But no original fiction or original non-fiction as of now. okay. Do you plan to? I hope so at some point in life. ओके, ओके। हाँ जी, You चंदन should जी। do that. तो मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी, आप दोनों से ही एक्चुअली मेरा सवाल है ये। आपने बताया अभी ट्रांसलेशंस अभी बहुत काम इस एंगल पर हो रहा है कि लैंग्वेजेस की बुक्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जा रहा है। सो हाउ क्रूशियल इट इज, एंड ऑल्सो that I'm sorry to say that, but translators are, see, I have read Sharad Chandra and Rabindranath Tagore and old books. तो उनको जो हिंदी में मैंने पढ़ा वो ऑब्वियसली बंगला में लिखी गई होंगी इनिशियली। तो पर जो मैंने उनको हिंदी में पढ़ा उसके बाद आजकल मैं उनका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन देखती हूँ वो बहुत ज्यादा उसमें फर्क दिखता है और वो आपको बांध नहीं पाता स्टोरी के साथ। तो मेरा सवाल वहां पर आएगा कि ट्रांसलेशन करना अच्छी बात है, बट डू यू हैव गुड ट्रांसलेटर्स अराउंड? शायरी में बी वन वन अमंग द मेनी ट्रांसलेटर्स हु इज गुड। सो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा ये सवाल दोनों से ही है, आप दोनों से ही है। शायरी पहले आप आंसर करेंगी? Ji, of course. Um, so the thing about Sharad Chandra or Rabindranath Tagore is आप जो पढ़ रहे हैं, so these both writers have been out of copyright for a very long time, right? So these books are now free for anyone to translate. चाहे तो आप भी कर सकते हैं. There's no one to stop you, right? So the thing about classics like Sarat Chandra, Rabindranath, Bankim Chandra, whoever is, that there's no one to sort of regulate sometimes what translation is being put out. So sometimes you feel that you do not connect with the story because the translation might not be as good as, let's say, the Bangla original, right? But if you pick up a copy by a trusted publisher, for example, Rabindranath, Sharad Chandra, Bankim Chandra, they've been all been published by Penguin in Penguin Vintage and Penguin Modern Classics, I think, and they've been done by very accomplished translators. For example, Radha Chakraborty, Arunava himself, and you will see the difference between, let's say, a Penguin translation and a translation by a no-name publisher, right? There is a very marked difference because there's a proper editorial process and the translators are committed to their craft, and they're committed to the language as well. So I don't think there's a dearth of translators, good translators around us, not at all. Sometimes what happens is, any of us, right, when we write, जब हम लोग कुछ लिखते हैं, we go into our own thoughts, we go into a parallel direction, we write what we want to write, and that's why editors are so important. They step in and they pair and they cut down what is not needed, they trim your language, they make your work at least 10 to 100 times better, I would say, easily. I don't think my first manuscript and what you read in the book right now, I think you'll see a marked difference in how much better a good editor can make your book, right? So what happens is, even though there are many translators who might be working on several sorts of projects and getting published, maybe at smaller publishing houses or publishing houses that are not very committed to bringing out good books, because they do not get proper editorial help, you feel that the book is not so good, or you do not or you aren't able to connect to the stories, or you cannot appreciate the language. But when you see the same books being put out by good publishers and by editors who care about their writers and who care about the stories, then there's a sea change in what you're reading. And as far as good translators and good translations happening around us, I would say yes, definitely, because um, very interestingly, now there's a bunch of
new translators, young generation translators. And by young generation, I mean people in their early 20s and mid 20s, right? I know people, my peers and my colleagues, I would say, who are very young boys and girls, 25, 24, who are working on their first projects. And that is very young to start writing and to have sound knowledge of what you're working with, to be confident in your work, and to work between not just two languages, sometimes multiple languages for some people. And for example, at Ashoka University, there's something called the Ashoka Center for Translation, which is spearheaded by Arunava Sinha and another translator, Rita Kothari, who's also a professor there. And they are training college students as young as 18 and 19 to step into translation, right? So, with proper guidance and proper editorial help, and really just like a few kind words, you can do really remarkable work. And then there are projects like the Himalayan Writing Workshop. I think I might be getting the name wrong. Then the South Asia fellowships, right? Where every South year I Asia think 4 to 5 translators are trained by people like Arunava who are doing simply excellent work, right? Then there's a Saroj Lal mentorship, which is done by Daisy Rockwell, who won the International Booker Prize. And so there's an army of very, very good and very young translators who are so, I would say, they have such a strong love for their mother languages and the languages spoken around them that they are considering a career maybe in translation. I think we have a happy future ahead of us. Yeah, all said. Yeah. So, in the end, you mean that it is everything hinges on the editors. Not everything, but I think, of course, the translator has to be good. You Mm, cannot demerit your own skill, not at all. But you need proper guidance, right? When you're very mm, young and when you're just starting out, you can't be expected to float in the sea on your own. You need some help. You need mm, some guidance, right? So mm, for example, I got very, very lucky when it comes to an editor. So when you have a proper editor mm, who cares about you first of all, right? And then if you have a helping hand, and it's a very confusing publishing is very confusing, it's very daunting, it can seem very, very scary at first. But if you have your publishers and your editors who are ready to mm, stand by you, who are eager to finesse your work, to give it that finishing touch, then it makes you so much more confident in your own skills. And I think we just get better with it. I don't think I will repeat the mistakes that I did with my first book, or my first mm, manuscript rather. And yeah, I think you just get better and better with more help. I think this is the same mm, for any career in any mm, industry, right? Like if you are a journalist, you would know. So if you mm, have a mm, kind editor or you have a kind senior who are ready to guide you, mm. then you feel more confident and you believe in your Yeah, work. So yeah, so yeah. I think it's the same for everyone. Yes. ओके, ओके। अच्छा, चंदन जी, आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा हुआ कि शायरी ने सारे जो सकारात्मक पक्ष हैं, पॉजिटिव्स हैं, उसको एक साथ एक बंडल में रख दिया। मुझे इसमें बस एक बात जोड़नी है कि हुँ, हुँ, पहले के दौर में जो हम लोग सुनते हैं, एक्चुअली देखा तो हमने भी नहीं है, हुँ, कि जो हम सुनते हैं कि एक ऑर्गेनिक प्रोसेस था कि जिसमें लिखने वाला लिख रहा है और एक बाइलिंगुअल एक्सपर्ट है, जो इतना उस कहानी को पढ़कर प्रभावित हो जाता है या इतना उसको अच्छा लगता है या एक ज़िम्मेदारी का बोध होता है कि उसे वो दूसरे लैंग्वेज में लेकर आता है। हुँ, मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये सारी चीज़ें तो बहुत इम्पोर्टेंट हैं जो आजकल एफर्ट हो रहे हैं। मैंने भी मेंशन हुँ, किया अरुणावा जी का या अभी शायरी ने साउथ एशिया स्पीक्स की बात की और हुँ, डेज़ी रॉकवेल की बात हुई या अन्य भाषाओं से कोरियन साहित्य आज हमें इतना अच्छा उपलब्ध है। उसमें जब मैं देखता हूँ कि हिंदी का कैसा रिप्रेजेंटेशन है अंग्रेजी में, तो मुझे दूसरी सारी भाषाओं पर डाउट होता है अच्छा। कि क्या वहाँ भी ऐसा ही है? हुँ, तो उसे हम पढ़ते हैं, उसे हम समझते हैं, लेकिन जिस ऑर्गेनिक प्रोसेस की मैं बात कर रहा था, हुँ, उसके मुझे लगता है कि थोड़ा-सा गैप होने से
जिसका कई बार ऐसा हो रहा है कि जैसा इन्होंने कहा भी, एक टर्म यूज़ किया प्रोजेक्ट का, कि जिसका जो मतलब जो अवेलेबल हो जा रहा है वो ट्रांसलेट हो जा रहा है। इसको बहुत ही कैजुअल टर्म मैं यूज़ दे रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे दूसरी राजनीति है कि ट्रांसलेशन पर मैं नहीं जाऊँगा, लेकिन एक दूसरी बात मैं कह रहा हूँ कि अंग्रेजी की बात करें हम, तो एक एलीट रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा है। आप अभी देख लीजिए, ये सीधा ट्रांसलेशन से जुड़ी हुई बात नहीं है, लेकिन अभी पिछले दिनों 3 किताबें आती हैं 2 साल पहले। एक किताब आती है जिसमें अक्षय अक्षय मुकुल लिखते हैं अज्ञेय की जीवनी, ऑटोबायोग्राफी या सॉरी बायोग्राफी ऑफ अज्ञेय करके। फिर विनीता गिल लिखती हैं निर्मल वर्मा की जीवनी, और एक और लेखिका हैं जो विनोद कुमार शुक्ल पर मेमोयर या उनकी बायोग्राफी लिखती हैं। मेरा सवाल ये है कि क्या मतलब अगर हम इंग्लिश ऑडियंस के सामने छोड़ दें कि यही हमारे 3 रिप्रेजेंटेशन हैं हिंदी के, क्या वाक़ई ऐसा है? क्या जो हिंदी की जो असली कहानियाँ हैं, उसको क्या यही लोग रिप्रेजेंट करते हैं या कविताएँ हैं? इसमें मुक्तिबोध कहाँ है? मैं मतलब मुक्तिबोध से तो बड़ा कोई नाम अपनी समझ में मैं सोच भी नहीं पाता हूँ। किसी भी कविता, किसी भी धारा में। तो वो एक बड़ा चैलेंज है, उसको कैसे यह इंडस्ट्री टैकल करेगी, ट्रांसलेशन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। वो डिपेंड करेगा कि फिर वो डिसाइड करेगा कि ये चीज़ें कितना आगे, कितना इसका जो एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हम बात करते हैं मार्केटिंग में, तो ये कितना आगे लेकर जाएगा, सबसे बड़ी चीज़ वो आएगी। क्योंकि क्या होगा कि अगर आपने गलती से भी रॉन्ग सिलेक्शन कर लिया, तो आप एक ऑडियंस एक जो आपका रीडर है, उससे हमेशा के लिए हाथ धो बैठेंगे। अलग हो जाएंगे। अलग हो जाएँगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। जो दूसरी बातें शायरी ने कही, मैं उनसे 100% इन एग्रीमेंट हूँ कि यस, अभी बहुत अच्छा काम हो रहा है, और जो उन्होंने बात कही कि ट्रांसलेशन जो कोर्सेज़ चल रहे हैं, नॉट ओनली इन अशोका और बड़ी-बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं, जैसे वर्धा में बहुत अच्छा कोर्स है अनुवाद का, और वहाँ से जो लोग निकल कर आए हैं, वो अच्छा काम कर रहे हैं। तो शर्तिया इससे हमें बहुत उम्मीद है कि अब हिंदी से कितना जाएगा दूसरी भाषा में, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे इस बात की बड़ी खुशी होती है कि दूसरी भाषाओं के अनुवाद मुझे अपने अंग्रेजी में के माध्यम से पढ़ने को मिल जाते हैं। और हमने पाया है, जो मास्टर्स हैं उनको पढ़ते हुए पाया है कि अनुवाद में उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, अगर खुद टेक्स्ट में प्रॉब्लम आ रहा हो तो। तो कई बार ऐसा हुआ है, मैं आपको बताऊँ कि अनुवाद जो है वो टेक्स्ट को निखार देता है। कई बार हो सकता है अपवाद में हो, लेकिन ऐसा भी होता है। मेरे ख्याल से अपवाद ही है। क्योंकि मेरा अपना एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है ट्रांसलेटर्स के बाद। मैं इसलिए आपकी ये वाली बुक जो है, मैं चाह रही थी, मैंने नैया से पूछा भी कि मुझे हिंदी की अगर जो हिंदी में आपने लिखा है वो अवेलेबल हो, मैं वो देखना चाहूंगी। तो फिर खैर वो बात रह गई, बट जैसे मैंने बताया, बट ये बात भी सही है जो शायरी ने कही कि कुछ लोग अपने आप से उठा लेते हैं, या छोटे पब्लिशर्स हैं जिनके पास अच्छे एडिटर्स नहीं हैं या अच्छे ट्रांसलेटर्स नहीं हैं, तो वो भी एक एंगल है इसका। अच्छा, एक बात मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि एज हिंदुस्तान में, इंडिया में, एज कंपेयर टू इंग्लिश, हमारा हिंदी का लिटरेचर और बाकी भाषाओं का लिटरेचर, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उसको लाइमलाइट उतना नहीं मिलता। नहीं, मुझे लगता है कि बांग्ला, मलयाली और ऑफ लेट तमिल, इन्हें अच्छा, और ये अगेन जो कमिटेड लोग हैं, जैसे अभी हमने अरुणावा की बात की, बार-बार उनका नाम आ रहा है। ये कमिटमेंट है कि जितनी किताबें उन्होंने बांग्ला से अनुवाद कर दिया है, वो सारी किताबें ना आ पाती, वो लाइमलाइट देख ही नहीं पाती अगर ये ना करते। तो जैसे मैं वहीं पर आ रही हूँ। मैं मेरा मेरा सर, मेरा सवाल वही है कि अच्छा। ये ट्रांसलेशन हो गई तो आ गई लाइमलाइट में, जो ट्रांसलेशन नहीं हुई, कितना लिटरेचर, मुझे ऐसा लगता है, मेरा अपना
फीलिंग है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है कि बहुत सारी बुक्स हैं लैंग्वेजेस में, हिंदी में। हिंदी तो खैर हम पढ़ पाते हैं, नॉर्मली सब पढ़ पाते हैं, बट रीजनल लैंग्वेजेस हैं, बहुत सारी ऐसी किताबें हैं जो जिनके बारे में पता ही नहीं चलता। बहुत एक सिलेक्ट ग्रुप होता है जहां उनके बारे में पता चलता है, फिर उनको वो चीज नहीं मिल पाती। आपका क्या इस बारे में कहना है? बिल्कुल सही कह रही हैं आप, ये तो एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी रिसेंटली हमने एक नॉवल पढ़ा जेएल रेड्डी का, हम्म। अगर मैं सही नाम ले रहा हूँ तो, केशव रेड्डी या जेएल रेड्डी नाम था उनका, नॉवल था। अब वो इस पे तेलुगु राइटर हैं और उसका हिंदी में अनुवाद हम्म। पढ़ा हमने, भू देवता। भू देवता अच्छा। हिंदी में पढ़ा। आप उसे पढ़िए, हम्म। इट इज़ हार्डली 70 पेज नॉवल, लेकिन आपको ओके। मतलब वो लिटरली जैसे दिमाग में ब्लास्ट होता हो, वैसा नॉवल है वो, इतना स्ट्रॉन्ग नॉवल है। तो वो जब हिंदी में आ पाए तभी हम पढ़े, अदरवाइज़ हम इनका नाम भी नहीं जानते कभी कि केशव रेड्डी नाम के हाँ, कोई राइटर भी वही हैं। मेरा, हाँ, और फिर उनके वही मैंने मेरा 3 है। उपन्यास पढ़े, 3 उपन्यास हिंदी में है, हम्म। चौथा उपन्यास हिंदी में नहीं, वो अंग्रेजी में है। मतलब तेलुगु से अंग्रेजी में गया है, अच्छा। वो मिला ही नहीं। तो जो 3 उपन्यास हम्म। पढ़े, तीनों में हमारी राय ये स्ट्रॉन्ग हुई कि यस बिल्कुल। अभी जैसे एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दूँगा मैं कि उन्नी आर करके एक राइटर हैं केरला में, तो उन्होंने एक फ़िल्म हम्म। की कहानी लिखी। अब उससे मैंने उन्हें जाना। वो फ़िल्म एक उसका अगर अनुवाद करें तो ऐसा होगा कि एक रविवार की दोपहर, संडे की दोपहर, तो 4 हम्म। दोस्त हैं, वो छुट्टी मनाने जाते हैं, बड़े दोस्त हैं, बड़े मतलब बड़ी उम्र के, और वहाँ पर चारों एक खेल खेलते हैं और खेल कैसे फिर रियल लाइफ़ में कन्वर्ट हो जाता है। अब उस राइटर को हम हिंदी में नहीं जानते हैं, नहीं पढ़ते हैं क्योंकि हम्म। उपलब्ध नहीं है। तो जो पूरा एक हम्म। जब हम पहले की पत्रिकाओं को पढ़ते हैं मैडम, मैं आपको बताऊँ, मुझे जब अपने बीएचयू में मैंने 60s की, 50s की मैगज़ीन्स देखी, तो ऐसे-ऐसे हम्म। ट्रांसलेशन अवेलेबल हैं, जो कि अब शायद पता भी नहीं होगा और लोग उसका न जानने के क्रम में उसका दोबारा अनुवाद कर रहे होंगे। ये चीज़ें ऑलरेडी, हाँ, हाँ। जैसे जॉन स्टीनबेक का ऑफ माइस एंड मेन, इसका मैं अनुवाद हम्म। 56 या 57 की किसी मैगज़ीन में पढ़ा हूँ बीएचयू के लाइब्रेरी में। तो हम्म। चीज़ें उपलब्ध हैं, उसको सहेजना, उसको अनुवाद करना, ये अब इस पर बात करने में भी डर लगता है। लगता है कि ये अपनी ऊर्जा बेकार करने जैसी बात है। हाँ। क्योंकि नोबडी इज़ हम्म। गोइंग कमिंग फॉरवर्ड टू टेक ऑल दिस रिस्पांसिबिलिटीज़, हम्म। और हम हर चीज़ को हम्म। सरकार के भरोसे भी नहीं छोड़ सकते। तो ये बात हम्म। आपकी बिल्कुल सही है। अच्छा, आप शुरू में अभी बता रहे थे, थोड़ी देर पहले आपने बताया कि कोई एक ट्रांसलेटर जो आपकी बुक ट्रांसलेट कर रहे थे, उन्होंने आपसे कहा कि मैं कर रहा हूँ, आप किसी और को मत दीजिएगा। तो उसके बारे में आपको पहले बिल्कुल पता नहीं था? नहीं, नहीं, बहुत प्यारे, मतलब वो ये बात कहीं न कहीं हाँ। एक नेगेटिव कनोटेशन में ज जा रही है। वो बहुत प्यारे हम्म। इंसान हैं भारत भूषण तिवारी। उन्होंने मुझे लिंक्डइन हम्म। पे मैसेज किया कि मैं आपकी हम्म। किताब का अनुवाद करने वाला हूँ, और हम्म। लिंक्डइन मैं मतलब 6 महीने में या 2 महीने में कभी एक बार खोलता होऊँगा। तो जब तक ओके। मैंने खोल कर मैसेज देखा, तब तक वो हाँ, हाँ। उन्होंने बताया कि 50% हम्म। ट्रांसलेट कर चुके हैं। तो मैंने उनसे यही कहा, मैं किस संदर्भ में आपको बता रहा था वो बताऊँ, कि मैंने यही कहा कि ये तो मैंने सोचा भी नहीं था कि इसका ट्रांसलेशन होगा, हम्म। फिर छपेगी अंग्रेजी में, क्योंकि वो हम्म। हमारा स्कोप ऑफ वर्क ही नहीं है मैडम, ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम्म। ठीक है, हम्म। ट्रांसलेट होगा, लोग पढ़ेंगे, नया लैंग्वेज, वो सारी बात बहुत अच्छी है, मतलब मोर देन अच्छी है, हम्म। लेकिन वो हमारे स्कोप ऑफ वर्क में नहीं है। हमारा होता है कि हम्म। अगर कोई थॉट मेरे पास है, तो उसे मैं बेस्ट हम्म। पॉसिबल वे में, जितनी अपनी क्षमता है, उसमें कैसे लिखूँ? हम्म। जी। तो आप अपना हिंदी में लिख के खुश हैं, आपको इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रांसलेशन हो जाए तो अच्छा, लेकिन अगर ना हो तो भी चलता है? मतलब चल ही रहा था ना, अभी तो वो है, पिछले साल एक चल किताब आई रही और है। अभी एक 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 अपनी इच्छा की बात होती है ना। जैसे मैं हाँ, हूँ, मैं एक कहानी लिखूं, मैं चाहूंगी कि वो सारी लैंग्वेजेस में जाए, सब पूरा वर्ल्ड उसको पढ़ ले। उस इच्छा की बात कर रही हूँ मैं। मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत क्लियर है मेरा कुछ मामलों में कि हम्म। मैं शुरू में जब हम लोग साहित्य पढ़ना शुरू कर रहे थे और हाई स्कूल, इंटर से निकल के आया था मैं, तो ये शताब्दी का चेंज हो रहा था, 99 2000 हम्म। टाइप का चीज़ें चल रही थी। तो उस समय ये बात बहुत होती थी कि साहित्य की क्या स्थिति है, और हम लोग की सारी ग्रूमिंग उसी दौर में हुई। तो हम लोगों के अंदर, हम्म। मेरे अंदर कम से कम पर्याप्त भरा हम्म। पड़ा है कि हम्म। संतुष्टि के अलावा, आत्मसंतुष्टि के अलावा अगर मैं कुछ भी एक्सेप्ट करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ लिटरेचर से,
तो वो मेरी मूर्खता भी है और बेवकूफ़ी भी है। तो मैं कुछ भी बहुत बड़ी मेरे बात है। 2 लोग मेरे दोस्त हैं, 3 लोग मेरी हुँ, वाइफ़ हुँ, पढ़ती हैं मेरी कहानियाँ। हुँ, हुँ, ये 3-4 लोग पढ़ लेते हैं तो हुँ, मैं सफिशिएंट इनफ हो मैं फिर अगले काम पे लग जाता हूँ कि ठीक है अब आगे लिखा जाए। उसके बाद जो मिलता है सब मेरे लिए हुँ, हुँ, जो मैंने शुरू में कहा कि मुझ पर क्या मैंने टर्म यूज़ किया था कि वो मेरे लिए हुँ, बहुत लकी हूँ मैं इन मामलों में अगर मुझे लोग पढ़ते हैं। हुँ। क्योंकि मुझे जो एक मिलता बात है और बाकी वो सब बोनस है। मुझे एक बात और पता है कि हमसे पहले भी हुँ, बहुत अच्छे लोगों ने लिखा है और इतना ज़्यादा अच्छा लिखा जा चुका है कि हम लोग क्या ही ऐड करेंगे उसमें। वो तो बस अपना एक एफर्ट है। हुँ, तो मुझे कोई कोई एक्सपेक्टेशन और नॉट ओनली फ्रॉम ट्रांसलेशन, फ्रॉम हिंदी हुँ, राइटिंग आल्सो हुँ, मुझे अलग से सिवाय मेरे 2-4 दोस्त पढ़ लें, इसके अलावा कोई हुँ, एक्सपेक्टेशन नहीं रहता है। ओके। सो आप अभी करंटली किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? कोई आपकी नई बुक पे काम कर रहे हैं? जी, जी। वो तो वहाँ हुँ, तो करता ही रहता हूँ। उसमें एक नॉवेल हुँ, कर रहा हूँ। 2 हुँ, नॉवेल एक्चुअली जो हुँ, अभी मेरा पहला उपन्यास आया था वैधानिक गल्प, तो उसको मैंने हुँ, हुँ, ट्रायलॉजी बनाया। हुँ, वो हुँ, जो एक पीछे दौर चला पूरा मॉब लिंचिंग का, तो उसे समझने के लिए कि ऐसा कैसे हुआ? अचानक से हमारी पूरी आबादी ऐसा हुँ, मतलब जैसे लगा कि ये ना 1890s का अमेरिका रिपीट हो रहा है, जहाँ पे ब्लैक पीपल को आए दिन हुँ, मॉब लिंच कर दिया हुँ, जाता था। हुँ, हुँ, और फिर मैंने उन चीज़ों को पढ़ा, समझा कि अचानक से ऐसा कैसे हो गया? तो उसको हुँ, लेकर मैंने एक हुँ, योजना बनाई कि मैं 3 नॉवेल का पार्ट बनाया। पहला हुँ, नॉवेल था जो उसके इंडिविजुअल इम्पैक्ट्स जो होते हैं ऐसे मॉब लिंचिंग वगैरह के। दूसरा था उसका स्केल, किस स्केल पे हम फँस गए हैं। और तीसरा हुँ, उसकी एक अगर मैं सही हूँ तो उसकी ऐतिहासिकता कि भारत के संदर्भ में उसकी ऐतिहासिकता क्या है? कहाँ वो जाके जुड़ती हैं चीज़ें? हुँ, क्योंकि हुँ, बहुत हुँ, पहले 1986 में एक कहानी लिखी है उदय प्रकाश ने तिरिच। अगर आप ध्यान से देखें हुँ, तो मॉब लिंचिंग की कहानी है। अगर आप ध्यान से हुँ, पढ़ें हुँ, उसको 1986 की कहानी है वो। हुँ, तो मैं उसके पीछे जाना चाहता हूँ कि कैसे पहले लोग इस पे रिएक्ट करते थे, कैसे अब करते हैं। तो 2 हुँ, नॉवेल हुँ, तो छप चुके हैं, तीसरा वो नॉवेल मेरा छपना है, लिख चुका हुँ, हूँ हुँ, और एक दूसरे उपन्यास पर काम कर रहा हूँ, फिलहाल तो ये चल रहा हुँ, है। हुँ। तो मैं आपसे एक सवाल और पूछूँगी। वो बात तो ठीक है कि आपका पैशन है तो आप लिखते हैं। बट आप मुझे आपका कोई एक समय है लिखने का? कोई एक फ़ेवरेट टाइमिंग है लिखने का या जब आपके मन में थॉट्स आते हैं आप उसको पेन डाउन कर लेते हैं? मैडम बहुत पोलाइटली मैं कहूँगा कि मैं 24/7 का राइटर हूँ। हुँ, लेकिन लेकिन नौकरी मेरी ऐसी है कि सुबह 6:50 पे मेरा ऑफ़िस की कैब आ जाती है, अगर टाइम से ऑफ़िस 6 पहुँचना बजे? है तो 6:50 पे। तो अगर मुझे जैसे अपने गाड़ी से गया तो तब तक तो 9 बजे जाओ, 10 बजे जाओ, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर हमको हुँ, ऑफ़िस का शेड्यूल पकड़ना है, जहाँ पे भई अब टीम वर्क है, ये हज़ारों लोग आपके साथ काम करते हुँ, हैं। तो हुँ, उसके लिए मैंने पाया कि और ये लंबे प्रयास में हूँ कि सुबह उठ के मैं 3 बजे लिखता हूँ और वो मेरे लिए अब वो मेरी हैबिट में आ गया है। सुबह उठता हूँ मैं ढाई बजे, 3 बजे और बैठ जाता हूँ, जब तक लिखा। हुँ। अगर लिखने में मन लग गया तो फिर कैब छोड़ देता हूँ, फिर अपने इससे अच्छा, जाता हूँ। नहीं मन लगा तो 3 ओके, बजे उठ के ऑफ़िस के मेल रिप्लाई करता हूँ, अगर नहीं मन किया। अच्छा। तो हुँ, लेकिन सिस्टम यही है, मैं रात में जल्दी सोता हुँ, हूँ और सुबह जल्दी जगता हूँ। यही हुँ। मैंने अपने लिए बना पाया है लिटरेचर से। Okay, okay. So what about you, Shairi? What is your schedule? You are working with Scroll and then you are doing this translation work also. Yeah. So how do you So manage like your timings? Yeah, like Chandan said, this is something you have to do every day, and there are deadlines to meet. There are projects that you have taken on. अभी उन्होंने Hmm, थोड़ी देर पहले बोला sometimes you feel the compulsive need to translate something when you read something very excellent in whatever language you were reading, and then you think, no, I want to do it in English. So unfortunately or fortunately, I don't know, I've taken on too many projects now, and okay. there are deadlines, of course. Yeah, no, they give you like 3 to 3 months to not 2 3 months, 3 4 months for like one project. That's what I ask for, Hmm, and then I have to commit to it. I have to do my writing no matter what.
So, like Chandan said, I work every day, and I also try to wake up early. I wake up around 7, and I sit with my writing, let's say around 8 or 8:30, and I then do it till 11. I work from home. I work remotely. So thankfully, I don't have any cab picking me up at 6 or 6:50. I don't have that trouble. But then I You log into save the my nine traveling to time. five. Yes, absolutely, and that's a big blessing, I think, to not Mm. have to go into office every day. And then Yeah. I work from my 9 to 5 job, where I log Mm. in at 11, and I work for however long I need to work, and then in the Mm. evening I sit down at around 8, and then for an hour Mm. maybe I'll write. So in a day I try to put aside 3 hours for translation, and let's say a word count of 2000 words in a day. I think that's, unless Mm. there's a deadline which I have to meet, then I sort of push through it. But on a relaxed day, it is 3 hours and around 2000 words. Okay. Okay. And what are your current projects that you are busy with? I have many actually. So I Mm. translate Mm. from both Bengali and Hindi. Mm. So just I think 2 days ago I finished a Bangla short story project, and I've sent it to the author to read. And Mhm. so that's done. And I worked on another Hindi novel which should be out I Mm. think later in December 24, or maybe very early in 25. And then I have two Okay. more Hindi novels that I need to do, and they all Mm. go up till 2025 end. So these are Okay. all like things in progress. So as a translator, you don't have to think about a story, right? The story is in front of you. Mm. You have to bring it into another Yeah. language. So the Mm. struggles are very different, but Mm. yeah. So you can't. So you don't have a period when you are not writing something. I think you have to constantly like just keep reading and writing. When you're not writing, you have to read. Yeah. So in future, do you see yourself indulging into the creative writing, having a story of your own? My own fiction, yes, I hope so at some point. Yes, yes. Maybe not now, but I think maybe a few years down the line. Yeah. Acha, I'll ask both of you a few quick questions. And Still recording. वो ज्वाइन बैक कर से Uh, can you hear me? okay, she's joined. Yeah. Can you hear me? या Yeah, yeah. Okay. So who's your favorite author? Shairi. My favorite author. Should I say author or translators? Okay, I'll go with No, authors. author. 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 Okay. Okay, I read a lot of everything, but I really like Natalia Ginsburg. She writes in Italian, and she's been translated Mm. by various people. And when it comes to Indian English, I really like Tanuj Solanki. I really like Amit Chaudhary. And there's Mm. a new writer who's just had one book published. I think it came out in I just February asked this one year. one author. Yeah. One author. Okay, one author, sorry. Then I think Natalia Ginsburg, yeah. Okay. Chandan ji, आपका favorite author? वेरी डिफिकल्ट एक आदमी को पॉइंट आउट लेकिन पिछले सालों में मैं जिससे काफी प्रभावित हुआ वो Mm. हैं रॉबर्टो बोलानी Okay. And any book, Chandan ji से पूछ रही हूँ, any book you wish you had written? हाँ टू मेनी One book. लेकिन One लेकिन book. हाँ बता रहा हूँ Mm. बोलानियों के 2666 Okay. जो उनका नॉवेल है मेगा नॉवेल है आई थिंक 1200 पेजेस नॉवेल Mm. वो किताब Mm. एक ड्रीम है Okay. So, and a book, Shairi, you wish you had translated. Yes, I'm just looking at my book. Okay, so there's this book called The Death and the Penguin. It's written by Mm. a Russian writer called Andrei Kurkov. It's a superb Mm. translation. I think, let Mm. me just find the translator's name because I do want to mention him. Okay, the Mhm. translator is called George Bird. I think that's a remarkable Mm. translation. I wish I could have And done super it. novel as well.
superb novel as well. जी, Okay. yeah. Okay. Okay. So, Shairi, which is the most overrated book in your opinion? Okay, so there's a recent book I read a few months ago. It is called Yellow Face by R.F. Kuang, Rebecca Kuang. Hmm. It was very popular, sold very well, but somehow I could not. That was set Okay. well with me. Okay. और चंदन जी आपके लिए an मेरे लिए overrated book? ओवररेटेड तो बहुत सारे हैं। इनफैक्ट हम्म जितना भी एक पॉपुलर फिक्शन बताइए, एक बताइए। नहीं याद आ रहा है। एक्चुअली जितना भी मतलब मैं पढ़ता ही नहीं वैसा चीज़ को जो बहुत पॉपुलर कर दी अच्छा। जाती हैं, उसको पढ़ता ही नहीं हूँ मैं। हम्म वो हो सकता है अच्छी हो, लेकिन जिसकी बहुत पब्लिसिटी हो हम्म जाती है उसको पढ़ता ही नहीं। Okay. Okay. इसलिए So, the most underrated book. Underrated book. Hold on, let me just Hmm. look at what I've been reading. अब मुझे Uh, एक नाम लूँगा मैं, मेरे हिसाब से जो Hmm. अंडररेटेड है, वो Hmm. हालाँकि दुनिया में पॉपुलर है, लेकिन जो हमारा सर्किल है, वो एक नॉवेल है लाइफ एंड फेट। Okay. लाइफ एंड फेट मैं राइटर का नाम मिस कर रहा हूँ, लेकिन उसे पढ़ के मुझे लगा था कि अ, ऐसी एक किताब ज़िंदगी में लोगों को लिखना चाहिए। इसकी इनकी 2 किताबें हैं, स्टालिनग्राड एंड लाइफ एंड फेट। तो स्टालिनग्राड Hmm. बहुत पॉपुलर हुई अगेन, जो बात मैंने कही, बहुत तारीफ़ हुई, लेकिन लाइफ एंड फेट को पब्लिश भी नहीं होने दिया गया और बहुत बाद में Okay. पब्लिश हुई। तो वो नॉवेल मुझे बहुत बहुत पसंद आया था। Okay. आपके लिए शायरी for you? I think just for the top of my head, there's this Italian writer called Alejandro Barrico. I won't say he's Hmm. underrated, but I don't think many people have read him yet because his books Hmm. are not so Hmm. easily available in India. But I think yeah, Hmm. he might be the one for me. Okay. Okay. राइटर का नाम है So, to वसीली both of ग्राफ, Hmm. Hmm. Okay. जो मैंने किताब So, to बोली। both of you. क्या अच्छा जी, अच्छा जी। So, to both of you, one by one answer me. आपका इतना बिजी शेड्यूल है, आप दोनों के पास अपने अपने जॉब्स हैं, and then you have these passion projects of yours, writing and translation. आप अपने लिए क्या समय निकाल पाते हैं? आपके कुछ और भी ऐसे इंटरेस्ट्स हैं, हॉबीज हैं, और उनके लिए आप कैसे समय निकाल पाते हैं? शायरी जी, यू फर्स्ट। ओके, तो उम, मैं बोलता हूँ फिर, मुझे लगता है कि मेरा एक नौकरी और लिटरेचर के चक्कर में बच्चों के साथ मेरा जो समय कट गया, जो मैं नहीं दे सका जितना भी, वो मेरे लिए सबसे बड़ा एक मिसिंग एलिमेंट कह सकते हैं और वो मैंने इधर कंपनसेट किया है और मैंने भी अभी इधर वर्क फ्रॉम होम लिया है कि अगर और मैं प्लानिंग में हूँ कि अब शायद अगर बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, श्रुति के साथ रहने के लिए अगर जॉब भी छोड़ना पड़े तो छोड़ेंगे। अ, अच्छा, लेकिन ये एक चीज़ मैं मिस करता हूँ बच्चों के साथ, बाकी और कोई चीज़ आप शायरी? My free time, I really like reading books. So my job also demands that I read a lot of books because that's what I do for a living. Hmm. So I think even in my free time, I'm reading. So I sort of lead a very boring life. So when I'm not writing, I'm reading. When I'm not working, I'm reading. I try to find some time for travel when I can. So yeah, I think it's not so difficult. हो जाता है. You just find time for everything. Even you would know. You have a job. You have a family. You just Yeah, find the yeah, time. It's yeah. 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 So, as we come to an end of this session, I want to ask you, as a translator, you've translated many books, so you are fit No, enough just to one give. as of now. Like only one has been published. पब्लिश्ड। Okay, so I'll avoid that question. चंदन जी, आप आने वाले राइटर्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहेंगे? आपका क्या सुझाव होगा, जो अपकमिंग राइटर्स हैं? बेसिकली मैं जो हूँ एक लेज़ी पर्सन, तो माय ओनली सजेशन विल बी You don't कि look like a lazy person with the kind of work that you do. एज़
हाँ, एट कोर ऑफ माय हार्ट मैं लेज़ी हूँ, लेकिन अब तो मैं ये जानता हूँ कि मेहनत, मेहनत और मेहनत। जितना पढ़ सकते हो पढ़िए। रीडिंग इज़ द ओनली आंसर टू एनी क्वेश्चन वी हैव अबाउट आवरसेल्फ और अबाउट आवर पैशन, अबाउट एनीथिंग। खूब पढ़िए और खूब पढ़ेंगे तो आपको राइटर बनना ही मतलब दैट इज़ ऑर्गेनिक प्रोसेस। बहुत कम लोग होंगे जो पढ़ते हुए राइटर नहीं बन पाते होंगे। खूब पढ़िए और आप अच्छा राइटर बनेंगे। रील ठीक कम है। देखिए सो बिकॉज़ आज के ज़माने में रील एंड पॉइंट है, पॉइंट है। टाइम कंज्यूमिंग है बच्चों के लिए, खास करके मैं अभी अ, हुँ, श्रुति जो मेरी वाइफ हैं, वो उनके हुँ, कैंपस में कुछ प्रोग्राम होने वाला है पोएट्री को लेकर। एक सुंदर हुँ, एनेक्डोट बता रहा हूँ मैं। तो वहाँ पर सिलेक्शंस आए पोएट्री का, 50-55 लोगों ने दिया। उनको ऐसे ही मैं रफली पढ़ रहा था, मतलब ना मैं जज में हूँ, ना मैं क्यूरेटर हूँ, कुछ नहीं। ऐसे ही पढ़ रहा था मैं। मुझे इतना अच्छा लगा उन लोगों को पढ़ते हुए कि कितना इनके भीतर टैलेंट है। लेकिन अगर एक शेप मिले, अगर एक गाइडेंस मिले, तो हुँ, जो एक्सेप्शनल 1-2 लोग निकल के आते हैं वैसा नहीं होगा, 50 लोग निकल कर आएँगे, उसमें से फिर हमें चुनना होगा कि हुँ, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। हुँ, तो लड़कों में, बच्चों में बहुत प्रतिभा है। थोड़ा-सा जो सोसाइटी है उसको भी अपने आप को, बच्चों को स्पेस देना चाहिए। 17-18 का हुँ, होते-होते जॉब, 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 जॉब का लाइफ इज़ जस्ट लाइक मीन्स चाहे किसी का भी हो और आप लोग बहुत अच्छे जॉब में हैं अभी, लेकिन ये इतना हुँ, एक हिंदी में एक शब्द है पित्तमारू, शायरी विल अगेन कम बैक हुँ। टू मी कि ये क्या है? मतलब ये आपके 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 भीतर के इंसान को खत्म कर देती है चीज़, ये जो नौकरी नाम की चीज़ है। हाँ, और खास करके अगर आप आर्टिस्ट हैं तो हुँ, अब उसका कोई उपाय भी नहीं है उससे बचने के लिए। तो एक ही उपाय है कि खूब पढ़िए जितना समय मिलता है। जितना समय मिलता है हुँ, ट्रेन में, फ्लाइट में, जहाँ भी, खूब पढ़िए और हुँ, लिखिए। हुँ। ठीक है। सो थैंक यू सो मच चंदन जी एंड थैंक यू सो मच शायरी जी एंड जितने Thank भी you much, व्यूअर्स Priyanka. This was a great conversation. Thank you. या ऑल प्लेजर इज ऑल माइन एंड जितने भी लोग इसको देख रहे हैं मैं चाहूंगी वो चंदन जी की आखिरी बातों पर जरूर ध्यान दें थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू। सो Thank मच you, एंड everyone. थैंक यू सायरी जी। आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर ऑल योर प्रोजेक्ट्स बाय बाय Thank you. Thank you. Thank you. See you soon. Bye.